हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एम क्लासेस। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और हम लोगों ने मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट की है, जिसमें डे 1 हो चुका है और हम लोगों ने केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर के 5 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को सीखा था, जाना था कि वो क्या हैं, उनके आंसर हमको कैसे देने हैं। डे 1 वीडियो अपने यूट्यूब चैनल MM क्लासेस ऑफिशियल की प्लेलिस्ट पे अपलोड है। प्लेलिस्ट में जाके आप उसको देख सकते हैं, उसको देखिए, रिव्यू दीजिए। और डे 2 हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसमें देखते हैं कि फर्स्ट चैप्टर में ही और कौन से 5 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, प्रीवियस ईयर में भी पूछे गए और उनके चांसेस ज़्यादा हैं 2023 में आने की, यानी कि जो बोर्ड परीक्षा अपनी आने वाली है, इसमें बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो चलिए, बोर्ड में क्वेश्चन ऑलरेडी नोट है, हम लोग देखते हैं और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है केमिस्ट्री में, बैलेंस द केमिकल रिएक्शन। रासायनिक समीकरण को या रासायनिक अभिक्रिया को बैलेंस कीजिए। हम चाहे केमिकल इक्वेशन करें चाहे केमिकल रिएक्शन कहें, एक ही बात है, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। केमिकल इक्वेशन बैलेंस करने का, केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने का एक क्वेश्चन आपके पेपर में 100% रहेगा। और उस एक क्वेश्चन में, जैसे ये फॉर्मेट है, ये क्वेश्चन नंबर 6 है और इसमें 4 सब पार्ट में 4 क्वेश्चन 4 रिएक्शन दी गई हैं बैलेंस करने को। सेम यही पैटर्न आपके एग्जाम पेपर का भी रहता है, बोर्ड पेपर में भी रहता है कि जैसे क्वेश्चन नंबर 5 कहा कि बैलेंस दीज इक्वेशन, तो उसमें कम से कम 4-5 रिएक्शन आपको बैलेंस करने के लिए दी जाती हैं। और ये रिएक्शन एक एक नंबर की रहती हैं, एक की 4 नंबर का क्वेश्चन ये बन गया। और यानी कि बैलेंस करने से एक क्वेश्चन आपका 100% रहता है, तो आपको रिएक्शन बैलेंस करनी आनी चाहिए। जैसे आपको रिएक्शन बैलेंस करनी नहीं आती, तो हमारी प्लेलिस्ट में रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए एक वीडियो पड़ी हुई है, जिसमें कैसे रिएक्शन को बैलेंस करना है बहुत ही बेसिक तरीके से बताया गया आपको, उससे आप सीख लीजिए। अगर आपको बोर्ड पेपर देना है तो आप बैलेंस करना रिएक्शन को 100% सीख लीजिए। फिर अगर आप एक बार सीख गए बैलेंस करना रिएक्शन को, फिर वो चाहे फर्स्ट चैप्टर की रिएक्शन हो, चाहे सेकेंड चैप्टर की रिएक्शन हो, चाहे इजी रिएक्शन हो, चाहे टफ रिएक्शन हो, आप आराम से उसको बैलेंस कर लेंगे। तो जैसे आपको बैलेंसिंग में कोई दिक्कत है तो आप वो वीडियो देख लीजिए। देखते हैं, फर्स्ट रिएक्शन दी है KClO3 पोटेशियम क्लोरेट और KCl पोटेशियम क्लोराइड प्लस O2, यानी KClO3 को गर्म किया गया। यहाँ पे ये जो S लिखा है, इसका मतलब होता है कि जो KClO3 है ये किस फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में। कोई सब्सटेंस किस रूप में पाया जा रहा है, लिक्विड के रूप में है कि सॉलिड के रूप में है कि गैस के रूप में है, वो हम कैसे लिखते हैं, उसके बगल में छोटा सा ब्रैकेट बना के लिख दिया जाता है। S लिखा हुआ है तो वो सॉलिड है, S से हम सॉलिड को इंडिकेट करते हैं, L से लिक्विड को, और अगर गैस है तो G से, गैस है तो G से। कहीं कहीं पे AQ भी लिखा होता है, AQ का मतलब होता है एक्वा सॉल्यूशन। AQ का क्या मतलब होता है, एक्वा सॉल्यूशन। तो इनको रिप्रेजेंट करने का ये तरीका होता है। इसको जब गर्म किया गया तो बन गया KCl प्लस O2। इसे बैलेंस करना है तो बैलेंस हम कैसे करेंगे, सबसे पहले देखेंगे ऑक्सीजन। यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं, 3, यहाँ पे ऑक्सीजन है 2। अगर हम इधर 2 का मल्टीप्लाई करा दें, इधर 3 का मल्टीप्लाई करा दें, तो ऑक्सीजन बैलेंस हो जाएंगे। हम क्या करें, इधर कितने मल्टीप्लाई कराएं, 2 का, तो 3 2 जा 6 ऑक्सीजन इधर हो जाएंगे। और इधर 2 ऑलरेडी है तो इधर हम 3 का मल्टीप्लाई करा दे तो 3 2 जा 6 ऑक्सीजन इधर हो जाएंगे, यानी ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। अब जैसे हमने यहाँ पे 2 KCl किया तो KCl कितने हो गए, 2, यहाँ पे KCl कितना है, 1, तो यहाँ पे भी हमने 2 कर दिया, यानी ये रिएक्शन हमारी बैलेंस हो गई। क्या हो गया, 2 KClO3 2 KCl 3 O2। अगर आपको बैलेंस करना नहीं आता, आप इस तरह सोच नहीं सकते कि कितने का मल्टीप्लाई कराना है, कैसे कराना है, तो इसका एक डिस्क्रिप्टिव मेथड भी है कि मल्टीप्लाई करा के हम लास्ट में बैलेंस इक्वेशन निकाल लें। वो आपको वीडियो में बताया गया है, आप उसमें देख लीजिए। यहाँ पे हम लोग केवल क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो आपको आने चाहिए। यहाँ पे केवल ये किए जो आपको आने चाहिए, आपके बोर्ड एग्जाम में काफ़ी इंपॉर्टेंस रखते हैं वो। यहाँ पे हमको केवल क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, दिया H2SO4 प्लस NaOH
Na2SO4 बना है और H2O बन गया है। तो सबसे पहले हम देखते हैं NaOH, यहाँ पे Na1 है, यहाँ पे Na2 है। तो हम क्या करें, सबसे पहले NaOH को ही बैलेंस कर लें। यहाँ पे एक Na है, दो इधर 2 Na है, तो इधर हमने क्या कर दिया 2 NaOH कर दिया। और जैसे यहाँ पे 2 Na किया तो Na तो बैलेंस हो गया, Na क्या हो गया बैलेंस हो गया। उसके बाद अब हमको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बैलेंस करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे SO4 एक है, यहाँ पे भी SO4 एक है, तो SO4 को बैलेंस करने की कोई ज़रूरत नहीं रहेगी। बैलेंस किसको करना पड़ेगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को। यहाँ पे 2 ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे कितने 2 हाइड्रोजन हैं 2 ऑक्सीजन हैं, और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, यानी कि 2 4 हाइड्रोजन है और 2 ऑक्सीजन है। कितने हाइड्रोजन, इधर 4 हाइड्रोजन है 2 ऑक्सीजन है। इधर कितने हाइड्रोजन, इधर 2 ऑक्सीजन है इधर 2 हाइड्रोजन है 1 ऑक्सीजन है। इधर कितना है 2 हाइड्रोजन है 1 ऑक्सीजन है। तो यहाँ पे अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करा दें तो 2 2 जा 4 हाइड्रोजन हो जाएगा और 2 ऑक्सीजन हो जाएगा, जो कि इधर भी है। यानी कि यहाँ पे हमको 2 से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा और इधर 2 से। उसके बाद इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन है HNO3 प्लस CaOH का होल ट्वाइस, CaNO3 का होल ट्वाइस प्लस H2O। इसको हमें कैसे बैलेंस करना है, देखिए सबसे पहली बात यहाँ पे NO3 का होल ट्वाइस का है, तो हमको यहाँ पे 2HNO3 करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे एक NO3 है तो हमने NO3 इधर भी 2 कर दिया। इधर एक Ca है, इधर भी एक Ca ही है। यहाँ पे H2O है, यहाँ पे H2 यानी 2 हाइड्रोजन है 1 ऑक्सीजन है। यहाँ पे OH का होल ट्वाइस लगा, यानी कि 2 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन, और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, ये 2 हाइड्रोजन, ये 2 हाइड्रोजन, हो गए 4 हाइड्रोजन। कितने हाइड्रोजन हो गया 4 और 2 ऑक्सीजन, यानी कि इधर 4 हाइड्रोजन है 2 ऑक्सीजन है, इधर 2 हाइड्रोजन है 1 ऑक्सीजन है। तो यहाँ पे भी हमको 2 से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, तो हो जाएगा 2H2O। यानी इसको बैलेंस करने के लिए हमको यहाँ पे 2HNO3 CaOH का होल ट्वाइस CaNO3 का होल ट्वाइस प्लस 2H2O। आसान रिएक्शन है, इम्पॉर्टेंट है, तो इनकी बैलेंसिंग आप करिए घर पे, इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन है Mg प्लस HCl MgCl2 प्लस H2। इसमें देखिए यहाँ पे Cl1, यहाँ पे Mg1 Mg1, Cl1, इधर Cl2, इधर 1H इधर 2H, यानी कि यहाँ पे Cl2 है, हमको Cl2 करना पड़ेगा। हमने 2HCl कर दिया। जैसे 2HCl किया तो Cl यहाँ पे कितने 2 हाइड्रोजन, कितने 2, इधर Cl2 है, इधर भी हाइड्रोजन 2 है, Mg1 है Mg1 है, यानी कि इसमें हमको केवल यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना था, 2HCl करना था। रिएक्शन को आप बैलेंस कर लेंगे। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है लोहे की वस्तुओं में हम पेंट क्यों करते हैं, वाई वी पेंट ऑन आयरन आर्टिकल्स। जो आयरन की वस्तुएं होती, लोहे की वस्तुएं होती, उनमें हम पेंट क्यों करते हैं, इसका हमको रीजन लिखना है, कारण लिखना है। तो देखिए लोहे की वस्तुओं का उपयोग हम सभी अपने घर में करते हैं। जो हमारे घर पे सीढ़ियों पे रेलिंग लगी होती हैं, दरवाजे भी लोहे के होते हैं, खिड़कियां लोहे की होती हैं, खिड़कियों में जो जाली टाइप की बनी होती है वो लोहे की होती है, यानी कि और ये सब छोड़िए, जो कील होती हैं वो भी लोहे की होती हैं। कील होती है ना लोहे की, दीवारों पे हम लोग लगाते हैं सामान टांगने के लिए। तो लोहे की बहुत सारी वस्तुएं हैं जिनका यूज हम लोग डेली लाइफ में करते हैं। तो वही पूछा गया कि इन पे हम पेंट क्यों करते हैं। तो देखिए जैसे जो लोहे की वस्तु है, लोहे का दरवाज़ा लगा हुआ है, इसमें अगर हम पेंट ना करें तो क्या होता है, अगर हम पेंट नहीं कर रहे हैं तो हमारे एटमॉस्फेयर में नमी होती है, या जब बारिश का मौसम होता है तब मौसम में बहुत ज़्यादा नमी होती है, तो उस नमी के डायरेक्ट कांटेक्ट में आता है लोहे का दरवाज़ा या लोहे की कोई भी वस्तु। डायरेक्ट कांटेक्ट में आने से जो लोहे में Fe है वो वायुमंडल में, हमारे एटमॉस्फेयर में जो नमी है उससे ऑक्सीडाइज होता है और जंग लगना शुरू हो जाता है। लोहे का ऑक्सीकरण शुरू हो जाता है और उसमें जंग लगता है। पहली लेयर में जब जंग लगता है कुछ दिन बाद वो झड़ जाता है, मतलब कि थोड़ा लोहा खराब हो जाता है, हाथ से भी थोड़ा टच कर दो, ऐसे खिसका दो तो वो हट जाता है। उसके बाद जब वो हट गया फिर उसमें फिर भी वो कांटेक्ट में, फिर जंग लगा, फिर वो हट गया। तो इस तरह क्या होता है, धीरे धीरे ऑब्जेक्ट खराब हो जाती है, दरवाज़ा खराब होने लगता है,
टूटने लगता है। फिर भाई जंग लगना पहले शुरू हुआ, पहले हल्का हल्का लगा, उसके बाद जब ज़्यादा लगने लगा तो टूट जाएगा, जाहिर सी बात है टूट जाएगा। तो लोहे की चीज़ें खराब हो जाएंगी। ये ना हो, खराब ना हो, जंग ना लगे, खराब ना हो वस्तुएं, इससे बचने के लिए ही हम उनमें पेंट कर देते हैं। इससे बचने के लिए उसमें क्या कर देते हैं, पेंट कर देते हैं। लोहे खिड़कियों में पेंट करने के लिए आता है पेंट मार्केट में, आप सभी को पता है। उसमें पेंट करने से क्या होता है, पेंट करने से लोहे पे एक सरफेस पेंट की चढ़ गई, पेंट हो गया जब, तो जो लोहा है वो डायरेक्ट एयर के कांटेक्ट में नहीं आता। जैसे लोहा है, लोहे के ऊपर हमने पेंट पोत दिया, तो पेंट अब जो वायु के संपर्क में है वो लोहा नहीं है, वो पेंट है, और पेंट का ऑक्सीकरण नहीं हो पाता है जल्दी से। पेंट का जल्दी से ऑक्सीकरण नहीं हो पाता, तो फिर उसमें जंग नहीं लगता। जब पेंट बहुत पुराना हो गया, पेंट छूट गया, तब फिर ऑक्सीकरण शुरू हो जाएगा, जंग लगना शुरू हो जाएगा, फिर से दोबारा पेंट कर दिया जाएगा। तो पेंट करने से क्या होता है, लोहा डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आता है एयर से, तो उसका ऑक्सीकरण नहीं हो पाता और जंग नहीं लगता, तो खराब नहीं होगा। खराब ना हो, जंग ना लगे, इसी चीज़ से बचने के लिए हम उसमें पेंट करते हैं। यही इसका हम रीजन लिखेंगे कि लोहे की वस्तु वायु में उपस्थित नमी के कारण धीरे धीरे खराब होने लगती है, धीरे धीरे क्षरण होने लगता है। इस क्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, संक्षारण बोलते हैं। पढ़ा है आप लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में संक्षारण, यानी कि धातुओं का क्षरण होना, नष्ट होना संक्षारण कहलाता है। तो इसका आंसर हम क्या लिखेंगे, लोहे की वस्तु वायु में उपस्थित नमी के कारण ऑक्सीकरण करके या नमी से ऑक्सीकरण करके धीरे धीरे नष्ट होने लगती है, जिससे बचने के लिए या जंग लगने से बचने के लिए हम लोहे की वस्तुओं में पेंट कर देते हैं। जंग लगने से बचने के लिए हम लोहे की वस्तुओं में क्या करते हैं, पेंट करते हैं। वी पेंट ऑन आयरन नेल्स या आयरन आर्टिकल्स टू प्रिवेंट इट फ्रॉम रस्ट लगने से बचाने के लिए हम इसमें पेंट कर देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या होता है जब लेड नाइट्रेट को गर्म करते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, क्या होता है जब, जैसे यही दिया गया, क्या होता है जब लेड नाइट्रेट को गर्म करते हैं। तो लेड नाइट्रेट क्या है, सबसे पहले तो यही पता होना चाहिए। लेड नाइट्रेट, लेड क्या है, लेड का सिंबल होता है Pb और नाइट्रेट का NO3। तो लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला बन जाएगा PbNO3 का होल ट्वाइस। अगर आपको लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला पता है तो आप इस रिएक्शन को करना शुरू करेंगे। पता कैसे होगा, जब आप इसको एक दो बार पढ़ेंगे। अभी तक आपने सिलेबस कंप्लीट कर लिया, नहीं पढ़ा, कोई बात नहीं, इसमें दिया गया है। इन्हीं क्वेश्चन को आप तैयार करते हुए चलिए। इनको आप इतने अच्छे से तैयार कर लीजिए कि अगर इनमें से कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए तो वो गलत ना हो। फिर इस क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या करेंगे, हमको सबसे पहले याद होना चाहिए लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला। लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या, PbNO3। Pb है लेड और नाइट्रेट है NO3। कहा गया जब इसको हम गर्म करते हैं, इसको हमने क्या किया, गर्म किया, तो क्या होता है, जब इसको हम गर्म करते हैं तो लेड ऑक्साइड बन जाता है, PbO बन जाता है। इसका नाम क्या है, लेड ऑक्साइड। लेड ऑक्साइड बन जाता है और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकल जाती है। लेड नाइट्रेट को हमने गर्म किया तो क्या हुआ, लेड ऑक्साइड बन गया और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकल गई। लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या होता है, PbNO3 का होल ट्वाइस। इसको गर्म करने पर लेड ऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकल जाती है। यही रिएक्शन हम इसमें बता देंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकृत गंधिता क्या है, व्हाट इज रेंसिडिटी। रेंसिडिटी क्या है, जो जैसे खाने की चीज़ें हैं, जो रोटी है, सब्जी है, कोई भी खाने का सामान हो गया, वो जैसे ज़्यादा टाइम तक रखा रहता है। जैसे आज हमने खाना बनाया, रख दिया, नहीं खाया या बच गया, कुछ भी हो, कल देखें या परसों देखें तो क्या होगा, वो खराब हो जाएगा। क्या होगा, खराब हो जाएगा। तो ये जो खाने की खराब होने की क्रिया है उसे ही हम विकृत गंधिता कहते हैं। सब्जी जैसे आज हमने बनाई,
आज सब्जी बनी हुई है, इसको अगर हम कल देखें या परसों देखें, मान लो कल तक में ना खराब हुई, परसों देखें तो परसों एकदम खराब हो जाएगी, बहुत गंदी स्मेल आएगी, उसका टेस्ट भी चेंज हो जाएगा ना। तो वही क्या है, वही है विकृत गंध का। होता क्या है, जो खाने पे उपस्थित फैट वगैरह है, वसा है, वो ऑक्सीडाइज हो जाती है और ऑक्सीडाइज होने से उसका टेस्ट चेंज हो जाता है, स्मेल चेंज हो जाती है। भोज्य पदार्थों में उपस्थित वसा वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन से ऑक्सीकृत होके लंबे समय में, काफ़ी टाइम के बाद, मतलब कि 24 घंटे 25 घंटे तक, उसके बाद में ही चीज़ें खराब होना शुरू होती है। या इसकी हम सिंपल सी परिभाषा कह देते हैं कि भोज्य पदार्थ या खाने के सामान ज़्यादा समय तक रखे रहते हैं तो उनका स्वाद बदल जाता है और उनका स्वाद और गंध बदल जाती है। इस क्रिया को ही हम विकृत गंधिता कहते हैं। स्वाद और गंध क्यों बदल जाता है, क्योंकि जो उसमें वसा है, विटामिन वगैरह, वो सब ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, इस वजह से वो खराब हो जाता है। इसको इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, रैंसिडिटी इज अ प्रोसेस इन विच फूड ऑक्सीडाइज एंड इट हैज़ अनप्लीजेंट टेस्ट एंड स्मेल। फूड में अनप्लीजेंट टेस्ट और स्मेल आती है, उसका टेस्ट और गंध बदल जाता है, इसे ही हम लोग विकृत गंधिता कहते हैं। उसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन है, वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया के विपरीत क्यों कहा गया है। क्वेश्चन पूछने का तरीका क्या है, वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया का विपरीत क्यों कहा गया है। एक होती वियोजन, एक होती संयोजन, एक होती है कॉम्बिनेशन, एक डिकम्पोजिशन। तो डिकम्पोजिशन को कॉम्बिनेशन का अपोजिट क्यों कहा गया है, ये इसमें पूछ रहा है। तो देखिए, इस क्वेश्चन ने केवल आपको घुमाया है, इसमें हमको करना क्या है, हमको केवल कॉम्बिनेशन रिएक्शन की और डिकम्पोजिशन रिएक्शन की डिफिनेशन लिखनी है, एग्जाम्पल लिखने हैं। पूछने का तरीका बदल दिया गया है, कहा गया ये दोनों विपरीत क्यों हैं। केवल क्वेश्चन को घुमा दिया गया है, लेकिन आपको घूमना नहीं है, परेशान नहीं होना है। इसमें हमको क्या करना है, वियोजन अपक्रिया की परिभाषा लिखनी है। वियोजन अपक्रिया क्या होती है, जब एक पदार्थ टूट करके 2 या 2 से अधिक नए पदार्थों को बनाता है तो उसे हम वियोजन अपक्रिया कहते हैं। और संयोजन अपक्रिया क्या, संयोजन अपक्रिया में जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में जुड़ करके नए पदार्थ बनाते हैं उसे हम लोग संयोजन अपक्रिया कहते हैं। जब 2 पदार्थ जुड़ करके नया बना रहे हैं तो वो कॉम्बिनेशन, जब एक पदार्थ टूट करके नया बन रहा है तो उसे हम लोग बोलते हैं डिकम्पोजिशन। जैसे आपने इसका एक बिल्कुल अच्छा सा एग्जाम्पल देखिए, जैसे आपने H2 + O2 पढ़ा, तो H2 और O2 आपस में जुड़ करके ही तो H2O बनाते हैं। तो ये किसका एग्जाम्पल है, ये कॉम्बिनेशन का एग्जाम्पल है, संयोजन अपक्रिया का एग्जाम्पल है। और अभी आपने लेड नाइट्रेट वाली रिएक्शन लिखी थी, PbNO3 का होल ट्वाइस, और इसको हीट किया गया तो PbO बन गया और NO2 बन गया, ये बना था। इसमें क्या हुआ, ये एक पदार्थ है लेड नाइट्रेट, इसको गर्म किया गया तो PbO बन गया, NO2 बन गया। यानी कि ये जो दूसरी वाली रिएक्शन है ये किसकी है, डिकम्पोजिशन। ये एक पदार्थ है, ये इसमें और इसमें टूट गया है, अलग हो गया। इसमें ये 2 पदार्थ थे, ये आपस में जुड़ करके नया पदार्थ बना लिए। यानी कि जब 2 पदार्थ, 2 सब्सटेंस आपस में कंबाइंड होकर नया पदार्थ बनाते हैं, नया सब्सटेंस फॉर्म करते हैं, तो उसे हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं, संयोजन अपक्रिया कहते हैं। जब कोई एक पदार्थ टूट करके, वो टूटेगा कैसे, हीट के इफेक्ट से टूटे, हीट से टूटे या सनलाइट से टूटे। डिकम्पोजिशन के भी कई सारे टाइप होते हैं। तो किसी भी प्रकार से टूटे, मतलब ब्रेक हो जाए, ब्रेक हो करके नया सब्सटेंस बन रहा है तो उसे हम लोग डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। इसके एग्जाम्पल आप ये 2 लिखे हुए हैं और कुछ मेनली एक एग्जाम्पल लिखना होता है, तो आप कोई भी छोटे छोटे एग्जाम्पल लर्न कर लीजिए जो आपको आसानी से याद रहे। वियोजन अपक्रिया का अगर कोई छोटा सा एग्जाम्पल बताएं तो जैसे CaCO3 संगमरमर का फॉर्मूला होता है, कैल्शियम कार्बोनेट। इसको जब हम हीट करते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, CO2 अलग हो जाता है और यानी कि CaCO3 CaO और CO2 में
अलग हो गया। इसके पास 3 ऑक्सीजन थे, एक ऑक्सीजन Ca के पास आ गया, CO बन गया, और 2 ऑक्सीजन इसके पास ही रहे तो बचा क्या, CO2। यानी कि जब चूना पत्थर संगमरमर को गर्म किया गया तो CaO बन गया और CO2 बन गया। CaO किसका फॉर्मूला है, क्विकलाइम का, बिना बुझा हुआ चूना का, ये बिना बुझा हुआ चूना है CaO। तो अब ये एग्जाम्पल भी याद कर सकते हैं। रिएक्शन के एग्जाम्पल आप तो मतलब कोई मैंडेटरी नहीं है कि आप यही याद करें, जो आप जितना आसान से आसान आप याद कर सके उसको याद कर लीजिए। याद कैसे होगा, जैसे आपने एक बार पढ़ा, इसको 1-2 बार अपने से लिख के प्रैक्टिस कीजिए तो ऑटोमेटिक याद हो जाएगा आपको। तो ये क्वेश्चन थे, इस चैप्टर के 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। तो प्रैक्टिस कीजिए आप, और आज यहीं तक रखते हैं।